हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। उससे पहले हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को ताज़ा कर लिया जाए, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग मेल्टिंग। क्या होता है? दी प्रोसेस in which solid changes to liquid phase or state is called as melting। यही पता है ना कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर और सर्टेन टेम्परेचर। क्यों यही होता है? किसी एक टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आइस क्यूब है, आइस जो है 0 डिग्री पे क्या होता है? पिघलने लगता है, ठीक है ना। यही चीजें हमें पता है, ठीक। अब फ्रीजिंग में क्या होता है? दी प्रोसेस इन विच लिक्विड converts into solid at a particular temperature is called freezing। फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे या जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाता है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो लिक्विड है वो क्या है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये चीजें कैसे हो रही है? जैसे कि मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में जो सॉलिड है वो लिक्विड में कब चेंज होता है? तब चेंज होता है जब यहाँ पे जो टेम्परेचर वो बहुत हाई हो, है ना। यानी कि वो जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं? बहुत ढेर सारी हीट एनर्जी अपने अंदर में लेते हैं, है ना। देखो, अब ये सॉलिड है, अब इस सॉलिड के अंदर में हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड की। हमने हीट जब प्रोवाइड की तो क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत ज्यादा तेज। जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और ये जो है इधर उधर भागने लगेंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, है ना। ये टूट करके क्या हो जाएंगे? ऐसे ऐसे इधर उधर चलने लगेंगे, है ना, भागने लगेंगे। तो अब क्या हुआ? पार्टिकल्स इधर उधर जब जाने लगे, इनके बीच में स्पेस आ गया, तो ये क्या बन गए? इसमें कन्वर्ट हो गए, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, है ना। लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब मेल्टिंग फ्रीजिंग में देखते हैं क्या होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है दूर दूर है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स है दूर दूर होते हैं हल्का सा, तो इनके पास में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हीट एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फ्रीज हो रहे होते हैं, यानी कि जब ये लिक्विड से सॉलिड में जब बदल रहे होते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है? इनकी जो हीट एनर्जी है वो खत्म होने लगती है।
क्या होता है, ये हीट एनर्जी लिबरेट करते हैं, क्या करते हैं, हीट एनर्जी बाहर को छोड़ते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। अब जब इनका टेम्परेचर कम होगा यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे पास में आएंगे। जब पास में आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे। अब सॉलिड कैसे भी बन सकते हैं, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल भी बन सकते हैं, स्क्वायर भी बन सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन सकते हैं, जैसे पत्थर वगैरह होता है आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ऐसे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हीट को, हीट इज एमिटेड और हीट इज लॉस्ट। यहाँ पे हीट क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, गवा दी जाती है। हीट यहाँ से लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर हो जाता है कम और ये क्या हो जाते हैं, एक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये हो कैसे रहा है, यहाँ के इसके अंदर में बात हो कैसे रही, लेकिन ये दोनों मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक ही टेम्परेचर पे होते हैं। क्या होता है, एक ही टेम्परेचर पे होते हैं फॉर प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होगा, यानी कि मेल्टिंग वाला टेम्परेचर और फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर लगभग सेम होता है सभी के लिए, और प्योर सब्सटेंस के लिए एकदम सेम होता है। जैसे कि हमने वाटर की बात की, है ना। अब वाटर क्या होता है, देखो वाटर 0 डिग्री पे ही फ्रीज होता है और 0 डिग्री पे ही मेल्ट होता है। क्यों, है कि नहीं। तो इसके पीछे क्या राज क्या है भाई, ऐसा क्यों होता है, वाई। तो ऐसा इसलिए होता है कि वाटर है 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये एज अ लिक्विड है ना, एज अ लिक्विड है, और यही 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, सॉलिड, या फिर कह सकते हो कि आइस बन जाता है। क्या है, आइस बन जाता है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जब ये आइस रहता है, ठीक, जब ये आइस रहता है यानी कि ये देखो इनका जो पार्टिकल्स है कुछ ऐसे है ना, ऐसे है, और ये 0 डिग्री पे है। लेकिन जब ये इनके पास में हीट एनर्जी हम लोग देते हैं, हीट एनर्जी जब देते हैं तो क्या होता है कि ये तुरंत जो है लिक्विड में बनने लगते हैं, तुरंत बनने लगते हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। कुछ देर के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, फिर उसके बाद में क्या है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है क्या है, 0 डिग्री पे ही है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे हीट देते हैं, है ना, जब हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये जो हीट होती है वो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ताकि हमको मतलब उनको ताकत मिल जाए कि हम जो है वाइब्रेट कर सके, हम जो है इधर उधर भाग सके। इसलिए क्या है, वो लोग जो हीट एनर्जी बाहर से मिल रही होती है उसको क्या करते हैं, वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, अपने अंदर में लेते हैं। जैसे कि आप ही हो, है ना, सुबह क्या होता है कि अच्छा खासा खाना खा करके जाते हो सुबह एकदम अच्छे से, ठीक है, आपके पास में एनर्जी रहती है, स्कूल अटेंड करते हो, है ना, पूरी दोपहर तक स्कूल अटेंड करते हो, आपके पास में तब भी एनर्जी रहती है। लेकिन इसका स्कूल जैसे खत्म होता है वैसे ही आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप लोगों का शरीर थक जाता है, आपका दिमाग थकने लगता है धीरे धीरे, है ना। लेकिन जैसे आप घर पहुंचते हो तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, है ना। जब खाना खाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी आपके अंदर में आती है। फिर शाम को जाते हो, खूब खेलते हो, फिर क्या होता है कि रात में क्या होता है, आप फिर से थक जाते हो और सो जाते हो। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जैसे ही खाना खा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। यानी कि आप क्या ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, और जब एनर्जी लेते हो तो आपके अंदर में ताकत आती है और आप इधर उधर फंक्शन करने लगते हो, आप इधर उधर काम करने लगते हो, इधर उधर खेलने लगते हो, है ना, या पढ़ने बैठ जाते हो। तो होता क्या है, यहाँ पे भी वही चीज होती है। ये जब हम हीट प्रोवाइड करा रहे होते हैं तो हीट जो है इन लोगों, ये लोग जो है लेने लगते हैं, है ना, लेने लगते हैं, अपने आप को देते हैं, ठीक है, ताकि इनको क्या हो जाए, एनर्जी मिल जाए और ये लोग इधर उधर वाइब्रेट कर सके, भाग सके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं कर रहा है।
टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा है, और इस चीज को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। यहाँ पे ये हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, और ये जो हीट होती है बहुत 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 कम होती है, इतनी ज़्यादा कम होती है कि हम इसको जो है इजीली जो है मेजर नहीं कर पाते हैं। हम लोग टेम्परेचर से या थर्मामीटर से हम इजीली मेजर नहीं कर पाते हैं। तभी तो देखो, तभी तो ये 0 डिग्री पे आइस होता है और 0 डिग्री पे ही लिक्विड हो जाता है। ये जो हिडन हीट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब ही कह सकते हो एक तरह से हिडन, छुपी हुई हीट जो है, हम जब इसको प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को, तो वो क्या है, धीरे धीरे अपनी जो है एनर्जी अपने अंदर में एनर्जी लेता और फिर उसके बाद में ये फैलने लगता है। ठीक, अगर हम इसको ग्राफ देखें, देखो वाटर का ही अगर हम ग्राफ देखते हैं, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, ये टाइम है, सेकेंड्स। ठीक, और ये हमारा टेम्परेचर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारा टेम्परेचर है ना। तो क्या हुआ, जब आपने क्या दिया, हीट एनर्जी दी, है ना। जब आप हीट दे रहे हो तो हो क्या रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उतना ही है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन एक समय के बाद में जब इनके पास में वो जो लेटेंट हीट है इनके पास में पहुंच गई, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, हीट एनर्जी इनके पास में पहुंच गई, है ना, इनके पास में एनर्जी मिल गई, तो क्या है कि ये इधर उधर भागने लगते हैं। जब इधर उधर भागने लगते हैं तो क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। तो फिर क्या है, ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। और फिर वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी लिक्विड हो, है ना, कोई भी लिक्विड हो, वो 0 डिग्री से जब आगे बढ़ेगा, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर जैसे हम बढ़ा रहे हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, तो ये क्या होना चाहिए, कोई भी लिक्विड हो एक्सपैंड करना चाहिए, है ना। लेकिन वाटर ही एक ऐसा है, सॉरी ये कह सकते हो कि हाँ, वाटर ही एक ऐसी लिक्विड है ना, धरती पे क्या, वाटर के अलावा 2-3 और हैं जो कि ऐसा बिहेव करते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये क्या होगा, वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। होना चाहिए एक्सपैंड, लेकिन ये हो रहे हैं भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, एनॉर्मलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर आयोडाइड है ना, तो ये भी क्या होता है कि एक टेम्परेचर के बाद में ये भी क्या होने लगता है, मतलब बढ़ाने लगते हैं। जैसे कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनॉर्मलेस एक्सपेंशन, जो कि आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने हीट एंड एनर्जी में इसकी भी एक वीडियो बना करके रखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल्टिंग का। ठीक, जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम हीट प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो है ना, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है ना, इससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी है वो यही होती है, सॉरी लेटेंट हीट एनर्जी होती है। क्या होती है, ये जो हिडन एनर्जी होती है जो कि हम पार्टिकल्स को देते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल जाए और वो क्या है, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करने लगे ज्यादा तेजी से। ठीक, यही होती है हमारी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है वो क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लिया जाए। It is the amount of heat energy required to change
the state of matter without change in टेम्परेचर। ठीक है, ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि एक सॉलिड को लिक्विड में या फिर लिक्विड को वेपर में चेंज करती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज हिडन एनर्जी दैट वी कैन नॉट मेजर इजली। ठीक है, अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है? सब कुछ वही रहेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर of 1 kg or of unit mass, generally 1 kg, without change in temperature है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटेंट हीट एक पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, उसका जो कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड में, तो उस पूरे की जो कन्वर्जन में जो हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेकिन अगर हम केवल एक स्पेसिफिक यानी कि यूनिट मास की बात करें, है ना, एक यूनिट मास की बात करें, तब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक चीज के लिए काम हो रहा है ना, कोई ना कोई स्पेसिफिक या कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज के लिए ही काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहा है लेकिन लेटेंट हीट के बारे में हो रहा है। तो लेटेंट हीट यानी कि जो छुपी हुई एनर्जी होती है, अब स्पेसिफिक यहाँ पे लग गया तो केवल एक यूनिट मास के लिए हो रहा है। ठीक है, वो काम किसके लिए हो रहा है, यूनिट मास के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे देखो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में तो आप लोग समझ गए, है ना। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम लोग जो है एल से डिनोट करते हैं। किससे, एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। एल इक्वल्स टू क्यू बाय एम होता है। क्या होता है, L इक्वल्स टू क्यू बाय एम। और ये क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब और लिबरेटेड बाय द मैटर अपॉन मास। यह होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला, है ना। अब देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो गया। अब देखो यहां पे एक चीज आती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, और साथ ही साथ में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तीन चीजें आती हैं। तो तीन चीजों में देखो, पहली चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो मेल्टिंग हो रही है ना, जो मेल्टिंग हो रही है उसमें जो लेटेंट हीट लग रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यहां पे क्या होता है कि जो सॉलिड है, अब इसको क्या चाहिए, अगर इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा, है ना। ये सॉलिड है, अगर हमें इसे
लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है हमें हीट देना पड़ेगा। जब हीट देंगे तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होती है, एनर्जी गेन होती है। जब इनके बीच में एनर्जी गेन होती है तो ये जोर जोर से क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो जाता है कम। जब इनके बीच का अट्रैक्शन होता है कम तो ये इधर उधर भागने लगते हैं, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आता है ना, एक समय ऐसा आता है जहां पे आपका टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है, कांस्टेंट, कुछ समय के लिए, फॉर अ टाइम इंटरवल, या फिर कह सकते हो फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए क्या होता है, आपका टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। अब उस टेम्परेचर में क्या हो रहा होता है, हम हीट तो बराबर दे रहे हैं, हम हीट तो इसको बराबर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है ना, वहां पे कांस्टेंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, इन पार्टिकल्स को क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है। और ये जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं एनर्जी, और बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हैं ताकि हम लोग बाहर ज्यादा घूम सके। मतलब ये लोग क्या कर सके, बाहर घूम सके और एक दूसरे से अलग हो सके। क्या हो सके, अलग हो सके, तभी तो ये लोग लिक्विड बनेंगे, है ना, तभी तो ये लोग लिक्विड बनेंगे। और वही जो हीट ये लोग ले रहे होते हैं और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल देंगे। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल देंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी देख लो आप लोग। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब यहां पे क्या होता है, जब लिक्विड वेपर में बदल रहा होता है ना, जब गैस में बदल रहा होता है तब क्या होता है, तब भी यही चीज होती है। तो जो भाई अगर हम क्या है, ये पानी ले लो आप, है ना, पानी देखे होगे, है ना, गरम करते हो, जब गरम कर रहे होते हो तो होता क्या है कि आप लोग देखे होगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद में ये क्या होता है, बॉयल करने लगता है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका यही है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक, यही क्या होता है, वेपराइजेशन पॉइंट भी होता है ना, कि अब इसी पॉइंट पे यानी कि इसी टेम्परेचर पे जो पानी होगा, जो लिक्विड होगा, वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे भी वही चीज हो रही है कि भैया इसके जो पार्टिकल्स है पानी के, ये दूर दूर है ना, दूर दूर है। अब क्या होता है कि हम इसको हीट दे रहे हैं, बहुत 3 से 4 मिनट तक हमने इसको हीट दिया, अच्छे से हीट दिया। अब इनके पास में क्या हो गया, ये 100 डिग्री के पास पहुंचते ही, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री पहुंचा तो वाटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं अब बोलते हैं कि भैया हम बहुत ज्यादा एनर्जी ले चुके हैं, अब बहुत ज्यादा एनर्जी ले चुके हैं, इससे ज्यादा हम एनर्जी नहीं ले सकते हैं। क्या है, इससे ज्यादा एनर्जी हम नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो क्या है, हमारा स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम इससे ज्यादा एनर्जी हम लेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टेट चेंज होगा, यानी कि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब इसको हीट दे रहे होते हैं तो 100 डिग्री पे पहुंचते ये रुक जाते हैं, वहां पे ये एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इसको इन लोगों को एनर्जी देते हैं तो इनका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एनर्जी और ज्यादा अपने अंदर में लेने लगते हैं, यानी कि खुद की एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। और बढ़ाने लगते हैं तो होता क्या है कि उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये लोग वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने बोला कि हम जितनी ज्यादा हमें एनर्जी लेनी थी हम ले चुके हैं, लेकिन अगर आप हमें ज्यादा एनर्जी दोगे तो क्या है कि हम वेपर में बदल जाएंगे। तो हमने वही किया कि इनको ज्यादा एनर्जी दी तो ये लोग क्या बन गए, वेपर बन गए। क्या बन गए, वेपर बन गए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये लोग हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये जो हीट है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉईल कर रहे थे और
100 डिग्री पे ही ये लोग जब क्या बन गए, वेपर बन गए 100 डिग्री पे ही, है ना, वेपर बन गए। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, इनके बीच में जो हीट एनर्जी लगी बॉईल करने से और वेपर में बदलने में, यानी गैस में बदलने में जो हीट एनर्जी लगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम लोग क्या है ऐसे नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग मेजर करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि भैया हमें टेम्परेचर पे, सॉरी, थर्मामीटर पे दिखाई नहीं देगा कि इसका टेम्परेचर कितना हुआ, है ना। हमें क्या दिखाई देगा कि टेम्परेचर तो 100 डिग्री पे ही है, लेकिन फिर भी ये वेपर कैसे बन जा रहा है ना। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, अगर आप मतलब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, ये जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जब आप इस कोई भी चीज़ बॉईल करोगे, तब जब वो लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा, तो जो नॉर्मल इंसान होगा, जो ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो वो कहेगा कि अरे यार ये कैसे हो रहा है ना। टेम्परेचर तो उतना ही है, लेकिन आपके पास में क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप उसे कहोगे अरे पागल, यहाँ पे देखो क्या होता है, फिर आप उसको समझाओगे, है ना। मम्मी पापा को तो आप ऐसा नहीं समझाते हो, तो कहोगे मम्मी देखो, मम्मी बनाती है खाना वाना, है ना। अगर आपका दोस्त वगैरह हो तो वो आप उसको पागल बोल सकते हो, मम्मी को क्या बोलोगे, हाँ मम्मी जी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो क्या है, एनर्जी ले रहा है, और एनर्जी लेने के बाद में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, एकदम नॉर्मल, यानी कि 100 डिग्री पे ही बना हुआ है, फिर भी ये कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है लेटेंट हीट लग रही, क्या लग रही है, लेटेंट हीट लग रही। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब जब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, तो भाई एक पर्टिकुलर मास के लिए हो जाता है। हम ले लेते हैं से यूनिट 1 kg, ठीक है। हम 1 kg की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो 1 kg की अगर हम बात करेंगे, तो उसको जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर जो हीट एनर्जी लेने के बाद में वो मेल्ट हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बन जा रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का है, वो कितना है। स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice is 336,000 kg जूल पर केजी। ये है मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 kg आइस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट 1 kg आइस, द हीट, सॉरी, into liquid water, the amount of energy is needed is 336,000 जूल। इतना जूल, यानी कि कह सकते हो कि 3,36,000 जूल लग रही है 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1 किलो का आइस का आप क्यूब लाइए, है ना, या फिर कोई भी गोला लेकर के ही 1 किलो का होगा, तो उसको अगर हमें क्या करना है, पानी में बदलना है, वाटर में बदलना है, तो जो एनर्जी लग रही है ना, जो एनर्जी लग रही है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3,36,000 जूल की एनर्जी आपको देनी होगी। तो क्या है, वो तुरंत क्या है, इसमें बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। और अगर हम यही बात
ग्राम के लिए करें, 1 ग्राम वाटर के लिए करें, और अगर कैलोरी में बात करें तो 80 1 ग्राम ऑफ आइस इज टेक्स 80 ग्राम, सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम टू कन्वर्ट इनटू वाटर में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अगर कैलोरी में बात करते हैं तो, ठीक है, 1 ग्राम के लिए अगर बात कर रहे हैं, वहां पे 1 केजी के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही हम 1 केजी ले लेते तो यहाँ पे 336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 336 जूल पर ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 336 पर जूल, सॉरी 336 जूल पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब इसके कुछ नेचुरल फिनोमेना देख लेते हैं कि इसकी मदद से क्या होता है ना। इसकी मदद से क्या होता है, आपने जो आइस है ना, आइस देखी होगी, आइस क्यूब है, जो पहाड़ों में आइस वगैरह होती है, अंटार्कटिक में जो आइस वगैरह है ना, वो बहुत ज्यादा जल्दी क्यों नहीं पिघल जाती? भाई धूप तो है ना, धूप तो है अच्छी खासी, लेकिन वो पिघल क्यों नहीं रही है? बहुत ज्यादा तेजी से पिघल क्यों नहीं रही? पिघल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से क्यों नहीं पिघल रही है ना। जो आइस क्यूब्स है, या फिर कह सकते हो कि आइस बॉल्स है ना, आइस जो है बहुत तेजी से पिघल क्यों नहीं रही है? क्योंकि आइस को पिघलने के लिए क्या है कि जो स्पेसिफिक हीट एनर्जी लगती है वो बहुत बहुत ज्यादा लगती है। क्या है? बहुत बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि 336,000 जूल लगती है 1 किलो केवल, है ना। और वहां पे तो आइस बहुत ज्यादा है ना, वहां पे तो बहुत ज्यादा आइस है, तो इतना ही मतलब कि 1 केजी को ही कन्वर्ट करने में, लिक्विड में बनाने के लिए, पानी में बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो इतनी लग रही है। तो सोच के देखो, बहुत ज्यादा अगर आइस होगी तो उसको पिघलाने में कितना ज्यादा एनर्जी खर्चा होगी। ठीक है, कितना ज्यादा एनर्जी खर्चा होगी। ठीक, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिनोमेना देखते हैं। दूसरा फिनोमेना ये है कि आपने देखा होगा कि जो आइस पॉन्ड होते हैं, या फिर कह सकते हो कि फ्रोजन लेक्स होते हैं। ठीक, फ्रोजन लेक्स होते हैं, जब मेल्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं, देन व्हेन दे मेल्ट, देन द एरिया nearby lake gets colder, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? Why? ऐसा क्यों होता है कि जब जो फ्रोजन लेक्स है ना, जब वो क्या होते हैं, मेल्ट करने लगते हैं धीरे धीरे, तो आसपास क्या होता है, ठंडी बढ़ क्यों जाती है ना। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। या फिर जब आप पानी में आइस डालते हो, है ना, जब आप पानी में आइस डालते हो तो आप ऊपर अगर हाथ रखते हो तो क्या है कि ठंड आपको लगने लगती है वहां पे, मतलब कि आपके हाथ में ठंड ज्यादा महसूस होती है। अगर नहीं किया तो जरूर ट्राई करिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस है उसको क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है मेल्ट होने के लिए। तो क्या होता है कि आसपास से जो आइस है, आसपास से हीट को खींचता है ताकि वो मेल्ट हो सके, है ना। एनर्जी लेगा तभी तो मेल्ट होगा, एनर्जी नहीं लेगा तो मेल्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो हीट एनर्जी वो आसपास से खींच लेता है। जब आसपास से ही एनर्जी खींच लेता है, हीट एनर्जी जब खींच लेता है, तो क्या होगा, आसपास का जो टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर वहां पे आपको ठंड का एहसास होगा, ठंड आपको क्या होगा, लगना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इसी की वजह से जो जितने भी जो लेक्स वगैरह होते हैं, जितने भी आपके क्या नाम है, आपने वो देखा होगा, बहुत बड़े जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, है ना, उनके पास में अगर आप जाते हैं तो अगर वो मेल्ट कर रही हैं तो उसके पास में आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत 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 कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमेनास है ना, जिसकी मतलब कि जो कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट की मदद से होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग हमें तभी समझ में आएगा जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं तब। ठीक, तो
देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, सन से रेडिएशंस निकलती है, बहुत तरीके की रेडिएशंस निकलती हैं। लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती है, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है, एक्स रेज, गामा रेज निकलती हैं, बहुत सारी ऐसे रेज जो है निकलती हैं। ठीक, तरह तरह की वेवलेंथ की रेज जो है रेडिएशंस हमारी अर्थ की तरफ आती हैं। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है वो क्या करता है, हमारा अर्थ जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा कोई काम यहाँ पे नहीं है, तुम वापस जाओ। ठीक है, लेकिन कुछ रेज होती हैं, कुछ वेवलेंथ की रेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में हमारे एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं वो हमारे अर्थ के अंदर में एंटर करती हैं, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। और साथ ही साथ में जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, जितने भी लैंड है, सी है, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस को, है ना। ये लोग दिन में क्या करते हैं, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे शाम होने लगती है ना, शाम को क्या होता है कि यहाँ से हमारी रेडिएशंस जो है आना बंद होती है ना, कम हो जाती हैं। लेकिन जो अर्थ है वो क्या होती है, रेडिएशंस निकालती है। कैसी रेडिएशंस निकालती है, रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ की निकालती है। ठीक, लॉन्ग वेवलेंथ की निकालती है। तो जब ये ऊपर जाती है रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, तो ये जो क्लाउड्स हैं इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, कि नीचे, है ना, कि तुम नीचे जाओ, यहीं पे रहो, है ना। और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है, कुछ लॉन्ग वेवलेंथ, ये जितनी भी गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इस तरह क्या होता है, हमारा जो भी टेम्परेचर होता है, यानी कि अर्थ का जो कह सकते हो कि टेम्परेचर वो वार्म रहता है ना, अर्थ हमारी वार्म रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है ना। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ठंडी रात में नहीं होती, क्योंकि ये जो क्लाउड्स होते हैं वो रेडिएशंस को, यानी कि हीट को, तो हीट रेडिएशन जितने लॉन्ग वेवलेंथ की उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। और ये जितने भी हमारी गैसेज होती हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज इनको बोलते हैं, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि हम कह सकते हैं कि वार्मनेस बरकरार रहे अर्थ की। ठीक है, अब इसमें ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, H2 है, H2S है ना। तो ये सारी जो मिलकर के गैसेस बनाती हैं उनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब इसी की वजह से जो है हमारा अर्थ जो है वार्म है। लेकिन बढ़ती आबादी, है ना, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, कार्बन एमिशन। अब कार्बन एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स, साथ ही साथ में फैक्ट्रीज, इनमें जो कार्बन होता है बहुत ज़्यादा एमिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जितनी भी CFCs हैं, सॉरी, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनकी मात्रा बढ़ गई है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बढ़ गया है ना। किसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर्स में लगाया जाता था, लेकिन अब तो बैन है ना। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं, है ना, धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो रही, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है। तो यहाँ पे जब ये बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जा रही है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है ना, अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले जो टेम्परेचर था वो 0.8 डिग्री सेल्सियस क्या है, बढ़ रहा था 1970 तक, है ना, पर डिकेड, यानी कि पर 10 साल में, हर 10 साल में 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, यानी कि 1970 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री हर डिकेड बढ़ने लगा, 2.5 डिग्री सेल्सियस हर डिकेड में बढ़ने लगा। ठीक, ये नई रिपोर्ट है। ठीक, आजकल जो है बहुत ज़्यादा है, आजकल देखोगे 48, 46, 47 हर साल तो बढ़ रहा है ना। अब तो धीरे धीरे हर साल बढ़ने लगा है,
ये तो मतलब बुक में लिखा हुआ था, लेकिन हर साल अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो सेंचुरी ख़त्म होगी, यानी कि 2000 जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि कह सकते हो कि 2100 आ जाएगा, है ना, 2100 ईयर आ जाएगा, ठीक, 2100 ईयर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर चला जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा भी जा सकता है। आपको अभी महसूस हो रहा होगा, है ना, अभी आप लोग देख रहे होंगे 48, बहुत जगहों पे 48 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है ना, 45, 46, 47 ऐसे जा रहा है टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर जा रहा है, सोच के देखो, हद से ज़्यादा गर्म। नॉर्मल इलाकों में दिल्ली, दिल्ली वगैरह हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह हो गया, बांदा वगैरह हो गया, है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है। किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है यहाँ से बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस होना अच्छा है, अर्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो तो भाई क्या बनाती है? ग्लोबल वार्मिंग बनाती है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जब अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या होने लगे, धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यानी कि जो है अर्थ जो है वार्म कर रही है, ग्लोब क्या कर रहा है हमारा, धीरे धीरे वार्म कर रहा है, ठीक। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आइस है, आइस जो है मेल्ट कर रही है धीरे धीरे, है ना, क्या हो रही है, आइस मेल्ट कर रही है, आइस मेल्ट कर रही है, ठीक है, आइसबर्ग्स, ठीक। उसके बाद में क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा भी देखना, बहुत ज्यादा बारिश होगी बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें होने लगी हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने लगा। और जो है क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो है वो शिफ्टिंग होने लगी, एग्रीकल्चर शिफ्टिंग होने लगी है, एग्रीकल्चर शिफ्टिंग होने लगी है। साथ ही साथ में आपका आप लोग जो सी लेवल है वो बढ़ने लगा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। और क्या होने लगा है, सी लेवल बढ़ने लगा है। साथ ही साथ में आप लोगों के बीमारियां नई नई आने लगी है ना, बहुत सारी डिसीजेज आने लगी हैं। साथ ही साथ में आप लोगों का क्या कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, है ना, एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट कुछ हो गए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग से देखने को मिल रही हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि कार्बन एमिशन जो है उसको कम कर दिया जाए, should be lowered और stopped, है ना। ये हो तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक। साथ ही साथ में जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा हल्का सा कम किया जाए, है ना। थैनोस ने यही किया, थैनोस भैया ने यही किया ना, एक चुटकी बजाई और आधी पॉपुलेशन ही खत्म। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारी सरकारें जो है योजनाएं निकालती हैं, तो उससे आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। साथ ही साथ में आप रिफॉरेस्टेशन करिए, रिफॉरेस्टेशन करिए, यानी कि पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, जितना हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाइए। आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करके साइकिल का यूज करिए, है ना, बाइक का यूज ना करके साइकिल का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का यूज करिए। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो आप कार का यूज करिए, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि ये यूज करें, ठीक। बहुत सारे लोग एसी का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एसी का यूज किया जाता है, लेकिन तो उसका भी आप इस्तेमाल कम कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले जितने भी फ्यूचर है उनका ध्यान रख सके, है ना। आपके आने वाले जनरेशन है उनका आप फ्यूचर ध्यान में रख सकते हैं, यानी उनका अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, ये सारी चीजें करके, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें, ठीक।
पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ग्लोबल वार्मिंग को हम ही लोग कम कर सकते हैं। एक इंसान ही चेंज ला सकता है ना। और एक इंसान जब बढ़ेगा तभी क्या होगा, और भी आपके साथ में आएंगे लोग कि हाँ चलो हम लोग बदलते हैं। एक अच्छा कॉज है ये कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, आप रिफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगा रहे हो, ये एक अच्छा काम है। लोग आपके साथ में आएंगे कि हाँ ठीक है हमें भी करना है, हम भी करेंगे, है ना। ये अच्छाई का काम है, आप लोग ये कर सकते हो। अवेयरनेस फैलाइए ये सारी चीज़ों की, ठीक है। तो तभी हमारा जो अर्थ है वो बच सकता है आगे आने वाले हमारे जितने भी जनरेशन है उनके लिए, ठीक है। तो देखो आप लोग मन लगा करके पढ़िए। आपको अच्छा लगा वीडियो तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। ये ज़रूरत है सभी लोगों की, क्योंकि यार देखो सारी चीज़ें फ्री में कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग उनको भी शेयर करो ताकि वो भी एक बढ़िया से पढ़ाई कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नोट्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग जो है मन लगा कर पढ़िए, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना। और जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।